ऑसिलेशंस में एक फिनोमिना होता है कि जब हम प्रैक्टिकली ऑसिलेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के करते हैं तो जिस मीडियम में बॉडी ऑसिलेट करती है उस मीडियम के पार्टिकल उस पर एक फोर्स लगाते हैं और उसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर पहले एम्पलीट्यूड इतना 10 है किसी पेंडुलम का, थोड़ी देर बाद 9, फिर 8, फिर 6, फिर 2, फिर 1, फिर वो रुक जाता है। ये वाला फोर्स जो कि उसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करते जाता है ये कहलाता है फोर्स ऑफ डैम्पिंग, और डिक्रीज होने की प्रोसेस उसको कहते हैं डैम्पिंग। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस का, ये जो ऑसिलेशन हो रहे हैं जिसमें कंटिन्यूअसली एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है, इस ऑसिलेशन को बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। और अगर ये कंटिन्यू कम नहीं होता तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। ये एक एम्पलीट्यूड A है प्लस और इतनी ही दूर इधर माइनस। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है एक बार ये एम्पलीट्यूड प्लस होता है, फिर एक बार माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है। ये अगर ऑसिलेशन ऐसे चलते रहते हैं बराबर बराबर बराबर, देन दिस इज नोन एज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड। अच्छा, प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। थोड़ा सी एनर्जी लॉस होती है मीडियम से टकराने के कारण, और ये अगर A एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड ऐसे कम होते चला जाता है। ये जो आप ऐसे गाइडलाइन बनाएंगे, ये गाइडलाइन की शेप पैराबोला होता है। ये शेप ऐसा स्ट्रेट आपको कम नहीं करनी है और ना ही सर्कुलर बनानी है, पैराबोलिक बनानी है। और ये कभी भी यहाँ मिलेगी नहीं, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली मिलती है। ओके, तो अब ये जो ऑसिलेशन है ये इस तरह के हो जाते हैं। ये वाले ऑसिलेशन, यही ऑब्जेक्ट जब ऐसा ऑसिलेट करेगा तो इसको बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डैम्पिंग। जिस फोर्स ने इसको कम किया दैट इज फोर्स ऑफ डैम्पिंग। डैम्पिंग फोर्स, ये हमने इसका डैम्पिंग फोर्स का नाम लिखा FB। ओके, अब डैम्पिंग है, लेट्स राइट इट D, फोर्स ऑफ डैम्पिंग। ये डैम्पिंग बहुत, अगर ये बड़ी जल्दी कम हो गया, बड़ी जल्दी कम हो गया तो हम क्या बोलेंगे? डैम्पिंग फोर्स ज्यादा लगा। जल्दी ब्रेक लगी, डैम्पिंग एक तरह का ब्रेक है, तो ज्यादा ब्रेक लगेगी तो क्या होगा? बड़ी जल्दी कम हो जाएगा। ये जो डैम्पिंग का फोर्स है ये मोस्टली विस्कोसिटी के कारण बनता है। विस्कोसिटी हम लोग पढ़ते हैं, फ्लूइड में जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसकी लेयर्स एक दूसरे से फ्रिक्शन करके उसको रिटार्ड करती हैं। विस्कस फोर्स उस पर लगता है और वो फोर्स उसकी स्पीड को कम कर देता है। वो फोर्स किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर है वो फोर्स प्रोपोर्शनेट होता है उसकी वेलोसिटी के। सो यहां पर हम ओमेगा को जानते हैं, ओमेगा किसके बराबर होता है? ये। ओके, जब इस पर डैम्पिंग का फोर्स लगेगा तो वो फोर्स
किसके प्रोपोर्शनेट होता है? वेलोसिटी के। एट एनी इंस्टेंट whatever is the velocity, the damping force will be proportionate to it. अगर ये जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा है, डैम्पिंग का फोर्स ज्यादा होगा, धीरे धीरे ऑसिलेट करता है, डैम्पिंग का फोर्स कम होगा। तो ये डैम्पिंग के फोर्स के बारे में। तो अगर हम इसको इक्वेट करेंगे, देन फोर्स ऑफ डैम्पिंग इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी, और निगेटिव हमने लगा दिया बिकॉज इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। द फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इट गोज ऑन डिक्रीजिंग द वेलोसिटी। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ डैम्पिंग। अब इसमें B क्या है? B इज डैम्पिंग कांस्टेंट। जो फोर्स रिस्टोरिंग का होता है, एक स्प्रिंग को हमने X एक्सटेंड किया या X दबाया, तो उसका फोर्स कितना होता है? Kx। रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है? Kx, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू दी X। इसलिए हमारा रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस KX। ये ठीक है। अब अगर ये ऑसिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन है, तो ये वाला फोर्स हर बार कम होता चला जाएगा। कितना कम होता चला जाएगा? तो आंसर है इतना कम होता चला जाएगा। F इज इक्वल टू KX तो है इतना, और इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस BV। B क्या है? ये फोर्स ऑफ डैम्पिंग। ये वाली कमी इसमें और हो जाएगी, तो हर बार ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये कम होता जाएगा। पहली बार अगर 10 यूनिट रिस्टोरिंग फोर्स है, दूसरी बार 8, फिर 6, फिर 4, तो ये फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है? नेट फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये फॉर्मूला किसका है? नेट फोर्स ड्यूरिंग ए डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब उसके बाद इक्वेशन ऑफ द ऑसिलेशन। इक्वेशन ऑफ द ऑसिलेशन हमको मालूम है, शुरू से हमने किया है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, या x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5। ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन है। दो इक्वेशन आपने पढ़े हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t और x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। अगर कुछ इनिशियल फेस होगा तो इसके साथ फाई आ जाएगा। ये किसका इक्वेशन है? ये ऑसिलेशन का इक्वेशन है, जो कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है। जब इसमें डैम्पिंग आ जाती है तो इसका एम्पलीट्यूड लगातार कम होने लगता है। ये लगातार कम होने लगता है तो इसमें एक टर्म और आ जाती है, x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, उसके साथ ये वाली टर्म आ गई। बाकी वही है, a cos ओमेगा t। दिख रहा है? जो वो था वो यही है, अंतर सिर्फ किसका आ गया? ये वाली एक टर्म इसमें और मल्टीप्लाई हो रही है, जिसमें ये कौन है? डैम्पिंग कांस्टेंट। ये कौन है? टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, x माइनस कम होते जाता है। यहां पर हम देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, वैसे वैसे ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है x, ये कम होते जाता है। ये चीज कहां से दिखती है? ये चीज यहां से दिखती है, माइनस t। इसलिए ये इक्वेशन किसका है? ये इसका इक्वेशन है। समझ आया? इसका इक्वेशन क्या था? इसका इक्वेशन सिंपल था, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस माइनस 5। तो इसका इक्वेशन अभी हमने क्या लिखा? x इज इक्वल टू a, और इस a के साथ डैम्पिंग का फोर्स लग गया B माइनस BT अपॉन M। ये जैसे जैसे टाइम बीतेगा, इस एम्पलीट्यूड को ये कम करता चला जाता है, और इसके बाद वही टर्म है cos ओमेगा की जगह इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, ओमेगा डैश t प्लस माइनस 5। ये इसका इक्वेशन बन गया। तो आपको ये याद करना है, ये इक्वेशन नॉर्मल ऑसिलेशन, ये वाला इक्वेशन डैम्पिंग का ऑसिलेशन, जिसमें डैम्पिंग टाइम के अनुसार इसके डिस्प्लेसमेंट को कम करते जाती है।
अब इसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा चेंज आ जाता है और वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम ओमेगा डैश लिख रहे हैं। ये डैम्पिंग ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है। कितना चेंज आता है तो ओमेगा डैश का फॉर्मूला ये। नॉर्मली हमारा ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। ये देखिए यहाँ लिखा है। नॉर्मल ऑसिलेशन का क्या होता है √k/m और डैम्प्ड ऑसिलेशन का ये रहा। √k/m में से थोड़ा सा माइनस हो गया। कितना माइनस हो गया? डैम्पिंग कांस्टेंट। तो डैम्पिंग कांस्टेंट का इफेक्ट हर जगह है। जो हमारा नेट फोर्स है डैम्पिंग कांस्टेंट के कारण कम हो गया। जो डिस्प्लेसमेंट है डैम्पिंग कांस्टेंट के कारण कम हो गया। जो फ्रीक्वेंसी है डैम्पिंग कांस्टेंट के कारण कम हो गई। बस यही चीजें आपको याद कर लेनी है कि जब डैम्पिंग होती है तो ये इन तीनों पे ये असर पड़ता है और एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है तो ये एनर्जी। हमारा नॉर्मल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ½ Ka²। ये एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। एनर्जी इन ए स्प्रिंग याद आया? ½ Ka²। लेकिन अगर उसमें डैम्पिंग होती है तो वो एनर्जी लगातार कम होते जाती है और इसलिए इसके साथ किसका मल्टीप्लाई हो गया? ये एक्सपोनेंट -BT/m माइनस कम करता जाएगा और t जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे इसमें कमी ज्यादा होती जाएगी तो एनर्जी इसकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब ये t का मीनिंग समझ में आता है। एनर्जी शुरू में इतनी थी, जब t 0 था तो ये इतनी थी एनर्जी और जैसे जैसे t 1 2 3 होता चला गया इसके कारण एनर्जी की वैल्यू कम होती चली गई। सो दिस इज इक्वेशन फॉर एनर्जी ऑफ डैम्प्ड सॉल्यूशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा? डैम्प्ड ऑसिलेशन में फोर्स कितना होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, उसमें डैम्पिंग कांस्टेंट आ गया, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, डैम्पिंग कांस्टेंट आ गया, एनर्जी टाइम के अनुसार कम होती चली जाएगी, इसमें भी डैम्पिंग कांस्टेंट आ गया। तो ये जो और एक चीज एडअप हुई है उसको आप साथ में याद कर लेंगे कि ये एडअप होते जाता है। और डैम्पिंग कांस्टेंट हमको कहाँ से मिलता है? ये वैसा ही फॉर्मूला है जैसा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला था। तो ये डैम्पिंग होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट में ऑसिलेट करने की टेंडेंसी होती है। कैसे ऑसिलेट करना? अगर उसका एक एंड हम फिक्स कर दें और दूसरे एंड को डिस्प्लेस कर दें और जो डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमने फोर्स लगाया उस फोर्स को हम हटा लें, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लें, तो उसकी टेंडेंसी ऑसिलेट करने की हो सकती है। ये ऑसिलेशन थोड़ी देर तक चल भी सकते हैं, तुरंत के तुरंत खत्म भी हो सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास लोहे का स्प्रिंग है, लोहे के स्प्रिंग को हमने ऐसे खींच के छोड़ा तो उसके साथ हमने एक मास लगाया तो वो मास थोड़ी देर तक ऐसे ऑसिलेट होता है। ऐसा स्प्रिंग लिया, इसको खींचा और छोड़ा तो ये ऐसे ऑसिलेट होता है। इसी तरह से अगर हम एक पेंडुलम लेते हैं और पेंडुलम पर ऐसे फोर्स लगा के छोड़ा, ऑसिलेट होता है। तो ये एक टेंडेंसी होती है ऑसिलेट होने की। ओके, इसमें इसको हम फ्री ऑसिलेशन कब कहेंगे? फ्री ऑसिलेशन, आंसर इज वी अप्लाई द फोर्स, डिस्प्लेस इट, allow it to oscillate and then we remove the force। हमने जो उस पर फोर्स लगाया वो डिस्प्लेस करा के रिमूव करा दिया, उसके बाद जो वो अपने आप ऑसिलेट करता रहता है उसका रीजन क्या होता है? इट्स ओन रिस्टोरिंग फोर्स एंड इट्स ओन इनर्शिया। ये दोनों चीजें उसकी अपनी हैं, बाहर से हमने कुछ नहीं लगाया। उस समय जब वो ऑसिलेट कर रहा होगा उसको बोलेंगे फ्री ऑसिलेशन। फ्री का मतलब समझ आया? बाहर से हमने कोई फोर्स नहीं लगाया और जो लगा के शुरू किया था उसको हटा लिया, अब वो फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है। दिस इज नोन एज फ्री ऑसिलेशन। जैसे हमारे पास एक झूला है, उस झूले को हमने ऐसे डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, हमने फोर्स हटा लिया, अब वो ऐसे चलता है। 1 मिनट में 10 बार ऐसे चला, तो ये उसकी कौन सा ऑसिलेशन है?
दिस इज ए फ्री ऑसिलेशन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 10 पर मिनट। ये फ्री ऑसिलेशन हो गया। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन, इस झूले को हमने ऐसे पकड़ा और इस पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला फोर्स एक यूनिफॉर्म फोर्स नहीं है, ये खुद ऑसिलेटिंग फोर्स है। एक बार हम हाथ ऐसे ले जाते हैं, फिर अपने हाथ को ऐसे ले जाते हैं, फिर ऐसे ले जाते हैं, फिर ऐसे ले जाते हैं। सो दिस फोर्स इज एन ऑसिलेटिंग फोर्स। ऐसा ऑसिलेटिंग फोर्स हमने इस बॉडी पर लगाया तो बॉडी ऑसिलेट होती है। किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होती है? जो इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। जैसे हमने उसी झूले को पकड़ा जो 1 मिनट में 10 बार ऑसिलेट करता था, अब हमने उसको पकड़ा और हाथ से ऐसे ऐसे चलाया 1 मिनट में 15 टाइम्स, 15 बार, और हम फोर्स लगाए रखते हैं, फोर्स को रिमूव नहीं करते, तो ये झूला हम देखते हैं ऑसिलेट हो रहा है। अब 1 मिनट में कितनी बार? 15 बार। ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, दिस विल बी नोन एज फोर्स्ड ऑसिलेशन। पहले क्या हो रहा था? फ्री ऑसिलेशन, व्हेन देयर वाज वन डिस्प्लेसमेंट एंड force was removed, then it was free oscillation, but if the force continues, then it is a forced oscillation. Forced oscillation में किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन होंगे? तो आंसर है जो फोर्स के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है उससे होंगे। ठीक है? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्री ऑसिलेशंस एंड फोर्स ऑसिलेशन। तो अभी पहले इसको नोट कर लेते हैं, फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स ऑसिलेशन। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय रेजोनेंस। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में एक चीज आपने देखी कि जो हमने फोर्स लगाया वो एक रेगुलर फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स, इन वन डायरेक्शन फोर्स नहीं है। वो फोर्स खुद कैसा है? ऑसिलेटिंग फोर्स। ये फोर्स हमने पहले नहीं पढ़ा। तो फोर्स भी कैसा हो सकता है? ऑसिलेटिंग हो सकता है। अप्लाइड फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स जो किसी बॉडी पर लगाएंगे, और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है एक झूले को हमने पकड़ा और जब वो झूला इधर जाता है तो हम उसको ऐसे ढकेलते हैं, और जब वो इधर जाता है तो उसको ऐसे ढकेलते हैं, फिर इधर जाता है ऐसे ढकेलते, तो हमारा हाथ लगातार ऐसे चल रहा है। तो ये हम कैसा फोर्स लगा रहे हैं झूले पे? ऑसिलेटिंग फोर्स लगा रहे हैं। ये जो ऑसिलेटिंग फोर्स होता है इसका अपना एक इक्वेशन हो सकता है। ओके, तो अब इसके हम इक्वेशंस और डेफिनेशंस ये नोट करते हैं। ए बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग इज गिवन ए फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, एंड देन दिस फोर्स इज रिमूव्ड. Now the body keeps on oscillating due to its own restoring force, that is due to elasticity, and due to its own inertia, that is its mass. This oscillation is called free oscillation or natural oscillation of a body. ठीक है? This is free oscillation. अब इसके बाद हम एक चीज स्टडी करेंगे, that is oscillating force. Oscillating force. If a force is applied in such a way that it keeps on oscillating, जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है, एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ, ऐसा फोर्स लगेगा, that will be known as oscillating force. Oscillating force का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, oscillating force is given by F is equal to maximum force into cos omega t. ये ऑसिलेशन का जनरल फॉर्मूला है। x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। a क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। वैसे ही FO क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। तो ये F इज इक्वल टू F नॉट cos ओमेगा t इस तरह से ऑसिलेट करता है टाइम के साथ। एक बार ये F नॉट वैल्यू पर पहुंचता है, फिर ये 0 वैल्यू, और ये वाली माइनस F नॉट वैल्यू। इस तरह से ये फोर्स ऑसिलेट करता है, ऐसे ऑसिलेट करता है। ओके, तो ये हमने एक फोर्स उस पर अप्लाई किया। जब हम ये फोर्स अप्लाई करते हैं
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज ये हमको सोचनी है कि एक ऑसिलेशन, इसका नेचुरल ऑसिलेशन हो रहा था और फिर हमने इस पर फोर्स्ड ऑसिलेशन लगाया, देन हाउ इट इज गोइंग टू ऑसिलेट? अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा या फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा? तो इसका आंसर है इट विल ऑसिलेट, फाइनली इट विल ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स। अपनी फ्रीक्वेंसी छोड़ देगा। शुरू में क्या होगा? सुपरपोजिशन। इसकी अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, द बॉडी विल ट्राई टू स्टिक टू इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। तो पहले इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी 10 है, फोर्स की फ्रीक्वेंसी 15 है, तो ये 10 से 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की आपस में टक्कर होगी, सुपरपोजिशन होगा, फिर कभी 17 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। ऐसे करते 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 फाइनली इसकी फ्रीक्वेंसी 15 हो जाएगी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो जब दो फ्रीक्वेंसीज एक बॉडी पर काम करती हैं तो कौन सी फ्रीक्वेंसी से वो बॉडी ऑसिलेट करेगी? आंसर है कि वो फोर्स की फ्रीक्वेंसी से फाइनली उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो फोर्स लगातार उस पर लग रहा है और अपनी फ्रीक्वेंसी उसको छोड़नी पड़ेगी। दिस इज ए लॉ ऑफ द नेचर। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और फोर्स की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर भी उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करे, जो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी थी। तो ऐसा करने से उसके सारे इक्वेशंस, जो ऑसिलेशन के इक्वेशन थे, किस किस चीज के? डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन, एंगुलर वेलोसिटी के इक्वेशन, एनर्जी के इक्वेशन, ये सारे इक्वेशन में उस फोर्स का इफेक्ट पड़ता है और ये सब चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने देखा डैम्प्ड ऑसिलेशन के चेंज हुए थे, तो अब ये लगाने से किस तरह से इसके इक्वेशंस चेंज होंगे। ओके, इसमें दो तरह की फ्रीक्वेंसी है। एक जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, जिससे हम इसका इक्वेशन बनाते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ये ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी विच इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब हमने इस पे डैम्पिंग का एक फोर्स लगाया, वो जो या ड्राइविंग फोर्स लगाया, ड्राइविंग फोर्स जो कि इसको ड्राइव करेगा, उस ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी इससे अलग है और वो कितनी है? वो है ओमेगा डी, ओमेगा फॉर द ड्राइविंग फोर्स। सो ओमेगा डी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड ऑसिलेटिंग फोर्स। ये हमने इस पर लगाया। अब ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, इसमें चेंज हो जाएगा और इस फॉर्मूला में ओमेगा की जगह कौन आ जाएगा? ओमेगा डी आ जाएगा, ये टेक ओवर कर लेगा। तो अब इसके ऑसिलेशन का फॉर्मूला ये बना, ऑसिलेशन x इज इक्वल टू a cos, और ओमेगा की जगह क्या आ गया? ओमेगा डी, ओमेगा ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, ओमेगा टी, और ये इनिशियल फेज फाई, ये उसमें चेंज हो जाएगा इस ऑसिलेशन में। अब इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसके एम्पलीट्यूड में भी चेंजेस आ जाते हैं। कैसे? अगर वो अपने नेचुरल ऑसिलेशन से ऐसे जाता है 10 सेंटीमीटर और ऐसा फोर्स लगा, तो ये 10 की जगह 20 सेंटीमीटर जा सकता है। फिर से अगर ये ऐसे जा रहा है 10 सेंटीमीटर और फोर्स ऐसा लग गया, तो 10 की जगह 5 भी हो सकता है। तो एम्पलीट्यूड कीप्स ऑन चेंजिंग। उस एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया। इट इज ए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बट इट कम्स टू दिस वे। तो ये इसका एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है। दिस इज मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड, ये फोर्स का एम्पलीट्यूड है, फोर्स का एम्पलीट्यूड। ओमेगा स्क्वायर कौन है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। ओमेगा डी किसकी फ्रीक्वेंसी है? ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, जो अलग है।
ये एक टर्म यहां पर आएगी और ये b कौन है? डैम्पिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग कांस्टेंट, ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मास, और ये मैक्सिमम फोर्स, ये सब मिलाकर हमको क्या देते हैं? एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम। ये उसका एम्पलीट्यूड होता है, किसका? फोर्स्ड ऑसिलेशन का, जब उस पे कंटिन्यूअसली एक ऑसिलेटिंग फोर्स काम कर रहा है। अब ये वाला जो है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गई, ये दोनों कौन कौन सी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी, अगर ये दोनों इक्वल हो गई हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो ये टर्म खत्म। फिर ये कौन बचा? दिस इज व्हाट? दिस इज डैम्पिंग कांस्टेंट। अगर डैम्पिंग कांस्टेंट भी छोटा है, यानी ज्यादा डैम्पिंग नहीं हो रही है और दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई है, तो एम्पलीट्यूड का क्या होगा? छोटा कि बड़ा? डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो ये वाली टोटल क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कब बड़ा होगा? जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स बोथ विल बिकम इक्वल and damping is small, then amplitude will be very high। समझ आया? ये जो सिचुएशन होती है कि जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो जाती हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस। सो व्हाट इज द रेजोनेंस ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी? द आंसर इज व्हेन देयर आर टू थिंग्स, one is oscillating body, other is driving force, both are having frequencies, one is having natural frequency, other is having driving force frequency. If by chance their frequencies are equal, then what will happen? The amplitude will increase manyfold, amplitude बहुत increase हो जाएगा। That situation is known as resonance। ठीक है? और ये उसका इफेक्ट होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाना। अब इस चीज को लिख लेते हैं, रेजोनेंस। उस समय एम्पलीट्यूड कितना बचेगा? एफ नॉट अपॉन डब्ल्यू डी बी स्क्वायर, डब्ल्यू डी बी, इतना बचेगा। हाँ, अगर ये भी बहुत ज्यादा है, डैम्पिंग बहुत ज्यादा है, तो इसको जीरो होने का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है? तो उस समय एम्पलीट्यूड इससे कंट्रोल होगा। तो ये दोनों सिचुएशन को नोट डाउन कर लेते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस? दिस यू विल अंडरस्टैंड नाउ। ओके, सो लेट्स राइट रेजोनेंस। सो देयर मे बी टू कंडीशंस फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। ए इज इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर omega square minus driving force frequency square and my plus omega d square b square and power half, that is square root of this. Okay, this is the resultant amplitude. इससे दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं? Number one, if B is small, if B, what is B? Damping. If damping is small and there is large difference between natural frequency and driving force frequency, then amplitude कितना हो जाएगा? F upon m square, F upon m
रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। ये इसको जीरो कर दिया, ये बच गया। ये एम्पलीट्यूड आएगा इसका, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत डिफरेंट है तो। इफ frequencies, natural frequency and driving force frequency are equal, then A is equal to this condition is called resonance. And the amplitude become much large, क्योंकि नीचे का ये पूरी क्वांटिटी खत्म हो गई। अगर ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा हो जाएगा। द एम्पलीट्यूड बिकम वेरी लार्ज। तो ये चीज हमको याद रखनी है, रेजोनेंस। तो नंबर 1, what is condition for resonance? The natural frequency and driving force frequency should be same. Number 2, what happens to the amplitude? The amplitude become very high, it increases, right? So this is resonance. Okay, तो ये रेजोनेंस की कंडीशंस हैं। इस रेजोनेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस में हम लोग नेचर में देखते हैं और हम लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये आप जगह जगह पर देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज होते हैं जो कि रेजोनेंस के कारण होते हैं। तो रेजोनेंस के कारण किस तरह से हो सकता है फिनोमिना, देखिए। ये हमारे पास एक रोप है, हमने यहाँ पर एक रोप बांधी है और इसके साथ हमने पेंडुलम लगा दिए। दिस इज पेंडुलम नंबर 1, दिस इज पेंडुलम नंबर 2, दिस इज पेंडुलम नंबर 3, दिस इज पेंडुलम नंबर 4 एंड दिस इज पेंडुलम नंबर 5। 1 2 3 4 5। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसमें से ये इतने सारे पेंडुलम्स हैं, हर पेंडुलम की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। क्या आपको पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है? आपको याद है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 अपॉन 2 पाई रूट G अपॉन L। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन T। ओके, तो हर एक की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? इसमें कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल्स हैं? 2 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, G एट एनी प्लेस इज कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? लेंथ पे। जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी लेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जल्दी जल्दी चलेगा। इसका ये मतलब है कि जिसकी लेंथ अलग होगी उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी और जिसकी लेंथ सेम है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम। ठीक, नाउ आफ्टर नोइंग दिस हम क्वेश्चन पर आते हैं। इसको हमने ऑसिलेट किया। ऑसिलेट करने से ये जब ऐसे ऑसिलेट होता है तो जब भी ये बॉडी ऑसिलेट होती है इस पर एक फोर्स काम करता है नीचे की तरफ। कैसे? देखिए, ये अभी कितना फोर्स नीचे काम कर रहा है? mg। ये ऐसा गया,
अब mg, और ये कितना है mg cos थीटा, और ये वाला mg sin थीटा। तो यहां पर जो इसका टेंशन था, ये टेंशन t mg के बराबर था, और अभी यहां पर टेंशन किसके बराबर है, mg cos थीटा कम हो गया। फिर यहां पर आएगा ज्यादा हो जाएगा, फिर यहां जाएगा कम हो जाएगा। तो इस रोप पर जो फोर्स लग रहा है, इसके कारण वो फोर्स ऑसिलेट हो रहा है। देखिए, मैक्सिमम फोर्स कम हो गया, फिर फोर्स ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया। तो जब हम एक पेंडुलम को ऐसे वाइब्रेट कराते हैं, तो ये जो इसकी सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर भी फोर्स ऐसे वाइब्रेट होता है। इसलिए हम लोग अपने प्रैक्टिकल में रिजिड बेस लेते हैं, ताकि ये ऐसा डांस मत करे, फिक्स रहे। अदरवाइज फोर्स तो उस पे लगेगा। उस फोर्स के कारण क्या होगा कि अगर हम इसको ऐसा अलाउ नहीं करते, तो कभी टेंशन कम होगा और कभी टेंशन ज्यादा होगा। कभी टेंशन mg है और कभी टेंशन mg cos थीटा है। तो ये वाला फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। एनीवे, ये वेरिएबल फोर्स हो गया। ओके, अब इसको हमने ऑसिलेट किया ऐसे। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो सब हैं, ये हल्का सा हिलते हैं, लेकिन इसमें एक पेंडुलम ऐसा होता है जो ऐसा फुल चलने लगता है। एक, वो कौन सा पेंडुलम होगा और क्यों वो चलेगा? तो आंसर है, वो पेंडुलम होगा पेंडुलम नंबर 4। बाकी सब हल्का सा हिल के रह जाएंगे, लेकिन पेंडुलम 4 पूरा ऑसिलेट करेगा, ये इस तरह से। क्यों? वेरी गुड, उसकी लेंथ सेम है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। इसने जो फ्रीक्वेंसी के कारण फोर्स क्रिएट किया, उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी? इसकी फ्रीक्वेंसी ω1। तो यहां जो फोर्स लगा, इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी? ω1। अब ये जब रोप ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती है, तो ये फोर्स इसको ट्रांसमिट होता है, तो इसके लिए वो ड्राइविंग फोर्स बन गया। और वो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी? ω1। तो इस ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी ω1 और इसकी लेंथ इसके बराबर है, इसलिए इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कितनी? ω1। तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई ω1, और यहां से जब ये ऐसे ऐसे होता है, तो यहां पर ऐसा फोर्स भी लगता है, ऐसा फोर्स भी लगता है, दोनों फोर्स। ये दिख रहा है ना, टेंशन इधर है, तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट ऐसा फोर्स लगाएगा, एक कंपोनेंट ऐसा फोर्स लगाएगा, और यही फोर्स इसको ट्रांसमिट हो गया, इसको। लेकिन इन सब के साथ फ्रीक्वेंसी, सबकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी यही है, ω1। तो ω1 इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और यही ω1 यहां पर लगने वाले फोर्स की फ्रीक्वेंसी। अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो क्या हो गया? रेजोनेंस। और रेजोनेंस का रिजल्ट क्या होता है? लार्जर एम्पलीट्यूड। इसलिए बाकी सब तो ऐसे थोड़े से हिल जाएंगे, इसका एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएगा, ये ऐसा पूरा हिलने लगेगा। समझ आया? तो हम एक पेंडुलम को हिलाते हैं, एक पेंडुलम और ऐसा हिलने लगता है जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होती है। दिस इज रेजोनेंस। ठीक है? तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और इसके एग्जाम्पल देखिए, जमीन पर एक चिमनी खड़ी है, हमको मालूम है हम किसी रॉड को ऐसा लगाकर ऊपर से ऐसा हिला के छोड़ दें तो वो ऐसे वाइब्रेट करती है। हमने फोर्स लगाया, छोड़ा, उसने वाइब्रेट किया बाय इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। चिमनी भी पूरे रॉड से ही, स्ट्रक्चर से ही बनती है, बहुत बड़ी होती है, कुछ ना कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी होगी। ओके, मान लीजिए आकाश से बिजली गिरती है, उस समय पूरा एटमॉस्फेयर वहां का हिलने लगता है। किस फ्रीक्वेंसी से? जो उस बिजली कड़कने की फ्रीक्वेंसी होती है। बादल टकराते हैं और ऐसे टकराते चले जाते हैं तो वाइब्रेशंस होते हैं।
उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होती है, तो वो एक फ्रीक्वेंसी उस फोर्स की है जो उस चिमनी पर लगेगा। बाई चांस उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो एटमॉस्फेयर के हिलने से और चिमनी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर ये इक्वल हो गए तो क्या होगा? इक्वल हो गए तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। अब चिमनी को हमने ऐसा बनाया है, सीमेंट से बनी है, 1 डिग्री 2 डिग्री तक ऐसे जाके सीधा वापस आ जाएगी, पर अगर ऑसिलेशन 3 डिग्री हो गया तो इलास्टिसिटी क्या कहती है? ज्यादा हो गया तो वो ब्रेकडाउन में आ जाएगा और वो चिमनी टूट के गिर जाएगी। ऐसा हो सकता है, हुआ है, बालकों में चिमनी गिरी है। इस तरह से कहीं भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, ऑसिलेशन हमेशा बढ़ जाएंगे। ठीक है। इसी का एक और बहुत फेमस फिनोमेना है कि जब ब्रिज पर से, कच्चे ब्रिज पर से आर्मी की प्लेटून जाती है तो उसको लेफ्ट राइट कदम जो उसके साइमल्टेनियस होते हैं उसकी परेड को ब्रेक कर दिया जाता है कि सब अपनी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी से चलेंगे, सब इकट्ठे लेफ्ट और इकट्ठे राइट पैर नहीं मारेंगे। क्यों? बिकॉज व्हेन दे पुट लेफ्ट, पूरे 100 जवान एक बार लेफ्ट मारेंगे और जब राइट बोलेंगे तो पूरे 100 जवान राइट पैर मारेंगे। लेफ्ट राइट, तो उस ब्रिज पर एक फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स की एक फ्रीक्वेंसी बन जाती है। जो इनके पैरों की फ्रीक्वेंसी है लेफ्ट राइट, वही फ्रीक्वेंसी उस फोर्स की हो गई। ये किसकी फ्रीक्वेंसी? ड्राइविंग फोर्स की। अब वो ब्रिज ऐसे 2 इस पर खड़ा है, उसको हमने बीच में से ऐसे प्लग किया तो वो अपने आप ऐसे हिलेगा, प्लग करके छोड़ दिया वो हिल सकता है, मतलब उसके पास एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे सितार के तार के पास होती है। तो एक उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक नंबर है और एक नंबर दूसरी फ्रीक्वेंसी कौन सी? ड्राइविंग फोर्स, जो उसके ऊपर से 100 जवान चल रहे हैं। अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो क्या होगा? एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज और वो ब्रिज ऐसा ऐसा हिलेगा जो कि उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा है। फिर क्या होगा? यस, टूट के गिर जाएगा। तो वो ब्रिज टूट सकता है। 100 जवान उस पर खड़े हो जाएं, 200 जवान खड़े हो जाएं, नहीं गिरता है। लेकिन जब वो लेफ्ट राइट शुरू करते हैं तो गिर जाता है। तो ये फिनोमिना जब पहली बार नजर में आया वर्ल्ड वॉर में, तो इस पर सोचा तो ये समझ में आया कि रेजोनेंस होता है। इसलिए तब से ये रूल बन गया कि जब भी आर्मी किसी प्लेटून, जब भी ये जो फंटून ब्रिज होते हैं इस पर से जाएगी टेम्परेरी ब्रिजेस से, तो कदम तोड़ कर लिया करेगी। दैट मीन्स मार्च नहीं करेगी, लेफ्ट राइट मार्च नहीं करेगी, सब अपनी अपनी चाल से चलेंगे, सो दैट देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनी गिवन फ्रीक्वेंसी। फिर वो उस पर से आराम से जा सकते। सो दीज आर सर्टेन फिनोमिनाज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का सबसे बड़ा फिनोमिना अभी जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो आप क्लास 12th में स्टडी करेंगे जब हम पढ़ेंगे मोबाइल। हमारे मोबाइल में कम्युनिकेशन में रेजोनेंस का बहुत यूज होता है। हमारे सर्किट के अंदर, हमारे मोबाइल के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा है जिसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। वहां से जो टॉवर है, मोबाइल कंपनी का जो टॉवर है, वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल के हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं। ये सब वेव आकर हमारे मोबाइल से टकराती हैं पर उसको वाइब्रेट नहीं करा पाती। क्यों? इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो एम्पलीट्यूड कम होता है। ये एम्पलीट्यूड, तो हमारा सर्किट बहुत कम हिलता है, उसके इलेक्ट्रॉन बहुत कम हिलते हैं, करंट उसमें नहीं बनती, नहीं के बराबर। लेकिन अगर वो फ्रीक्वेंसी आ गई जो हमारे सिम की फ्रीक्वेंसी है, मतलब किसी ने हमारा नंबर डायल किया, तो टॉवर कौन सी फ्रीक्वेंसी भेजेगा? जो हमारे सिम की फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। वो वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां पर आती हैं, हजारों आती हैं, उसमें से वो भी एक वेव रहती है। तो वो वेव जब हमारे सिम से टकराएगी तो क्या होगा? दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो गए तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। किसका?
इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स का एम्पलीट्यूड ऐसे ऐसे बढ़ा, करंट बन गई। वो करंट इतनी सफिशिएंट होती है कि घंटी बजा देती है। तो हमारे बेल की घंटी, हमारे मोबाइल की बेल बजती है और फिर हम उससे बात भी कर सकते हैं। यहाँ कौन सा फिनोमिना काम आया? रेजोनेंस। एम्पलीट्यूड किसका इंक्रीज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह से मोबाइल में करंट बननी शुरू हो जाती है और उसके पीछे कौन है? रेजोनेंस। सो दिस इज फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है? सो दिस वी हैव डन टुडे।